हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले चार प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ के हमने समाप्त कर ली। आज हम लोग पांचवी प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ेंगे, जिसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके बारे में भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, पहले वो ध्यान से सुन लीजिए। हमने क्या पढ़ा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ के कंप्लीट किया। हमने क्या पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक। फिर हमने तीसरा अधिकार पढ़ा जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, 23 और 24 में। फिर हमने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक में चर्चा की है। आज हम पढ़ेंगे पांचवें प्रकार की मौलिक अधिकार के बारे में। पांचवा मौलिक अधिकार क्या दिया गया आपको, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी व्यवस्था की गई। आइए देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में जो इसकी व्यवस्था की गई वो क्यों की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाए। भारत में इस पर बहुत ज्यादा विवाद है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग, तो अल्पसंख्यक किसको कहा जाएगा, संविधान इस पे मौन है कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 30 में किस आधार पे अल्पसंख्यक की बात कही गई। एक तो आपका धार्मिक आधार बताया गया है। कौन सा आधार बताया गया, एक धार्मिक आधार और एक भाषाई आधार बताया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में इन दो आधारों पे अल्पसंख्यक की बात कही गई है। एक आपका धार्मिक आधार और एक आपका भाषाई आधार, ठीक है। इन दो आधारों पे ही अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन किया गया है। अलग से उसकी कोई परिभाषा भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं दिया गया है। ये धार्मिक और भाषाई आधार कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 30 में। अब जिनकी भी संख्या मतलब जिस भी धर्म को मानने वालों की संख्या या समुदाय की संख्या 50% से जहां कम है, ठीक है, उन्हें ही क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक माना जाएगा। ये अल्पसंख्यक की परिभाषा राज्यों के लिए भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए अगर हम पूरे भारत के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, पूरे भारत के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, अगर हम भारत के हिसाब से चर्चा करें तो फ्रेंड्स भारत के हिसाब से देखने पाते हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, हिंदू हैं। इसके बाद किन की संख्या है, मुस्लिम। तो मुस्लिम की संख्या 50% से कम है कि नहीं है, तो पूरे भारत में मुस्लिम की संख्या 50% से कम है, तो इसलिए इनको क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक माना जाएगा, ठीक है। ईसाई की संख्या क्या है, 50% से कम है या नहीं है, तो पूरे भारत के आधार पे इनको क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक। लेकिन राज्यों में अलग अलग भी देखा जाएगा कि कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं है। जैसे अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक है। लेकिन यहाँ पे हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो हम जब जम्मू कश्मीर को देखेंगे राज्य के हिसाब से, तो वहां पे हिंदू क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और मुस्लिम क्या हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो जिस भी जगह पे संख्या क्या निर्धारित की गई है, 50% आपका निर्धारित किया गया है, ठीक है। 50% ये निर्धारित किया गया है कि जहां पे भी 50% से कम है भारत राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या में, जिस भी समुदाय का परसेंटेज 50% से कम है, उनको क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें आपके मुसलमान शामिल है, इसमें आपके ईसाई हैं, सिख हैं, यहूदी हैं और पारसी धर्म को मानने वाले शामिल हैं, जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। क्योंकि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उनकी संख्या 50% से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए ही किसकी व्यवस्था की गई है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था की गई है, ताकि अल्पसंख्यकों के जो संस्कृति है, जो उनकी शिक्षा है, उस पे जो लिपि है, उस पे बहुसंख्यक अपना अधिकार ना कर लें, बहुसंख्यक अपनी संस्कृति उसके ऊपर ना थोपने लगे। इस वजह से आर्टिकल 29 और 30 की व्यवस्था की गई है। बहुसंख्यकों की निरंकुशता से अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए, उनको गुड फील कराने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए कि ये देश आपका है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो लिपि है, आपकी जो भाषा है, उसको भी भारत संरक्षित रखेगा, उसको भी भारत बढ़ाने का काम करेगा। ऐसा विश्वास अल्पसंख्यकों के मन में पैदा करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत किसकी व्यवस्था की गई है, पांचवें मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, संस्कृति। यहां पे लिख दिया गया ना, संस्कृति मतलब क्या होता है, कल्चर भैया, कल्चर।
ठीक है। तो उनका जो कल्चर है, तो आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों की बात करके देखते होंगे कि उनके कल्चर को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। क्यों? इसी आर्टिकल 29 और 30 के कारण, ताकि उनको कोई भेदभाव ना महसूस हो। ठीक है। तो धार्मिक और भाषाई आधार पर भारत में अल्पसंख्यक वर्ग को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। ये चीजें आप जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप जान गए कि कल्चर को और उनके शिक्षा को सेम रूप में जारी रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए ही इसकी व्यवस्था की गई, ताकि अल्पसंख्यक लोग अपने वर्ग को कमजोर ना समझें, अपने आप को, उनको भी राज्य का पूर्णतया समर्थन हासिल हो, उनके मन में भी विश्वास हो कि वो भारत में सुरक्षित हैं, उनके संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनके रहन सहन को, उनकी लिपि को कोई भी आंच नहीं आएगा, उस पर बहुसंख्यक वर्ग हावी नहीं होगा। अल्पसंख्यक की अपनी पहचान सुरक्षित रखने के लिए ही संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया आर्टिकल 29 और 30 में। आइए देखते हैं आर्टिकल 29 में कहा क्या गया। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 29 में। ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है। इसमें कहा क्या गया फ्रेंड्स? इसमें बोला गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्गों की जो भाषा है, ठीक है, उनका जो लैंग्वेज है, उनकी जो संस्कृति है और उनकी जो लिपि है, उसको बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है। तो आप देखते होंगे जब एक राष्ट्र और एक भाषा की बात होती है, तो जो तेलुगु भाषी राज्य हैं, बाकी जो अन्य कन्नड़ भाषी राज्य हैं, वो सब क्या करते हैं? विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संविधान में बताया गया है कि आप अपने क्षेत्रीयता वाली जो भाषा है उसको बनाए रखना उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है। उसको आप नहीं छीन सकते। उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, तो इसीलिए कहा जाता है भारत जो है वो बहुलता में एकता वाला राष्ट्र है। ठीक है। इसको जोड़ने की जरूरत है। और संविधान में उस समय सांप्रदायिकता बहुत हावी थी, तोड़ो और राज करो की नीति अपनाई जा रही थी। तो जिस समय संविधान बनाया गया, भारत की एकता को लक्षित करते हुए ही ये व्यवस्था की गई कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जुड़ के रह सकें, आपस में उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनको कोई असुरक्षा की भावना ना महसूस हो कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हम असुरक्षित हैं। तो इस वजह से आर्टिकल 29 में क्या कहा गया? उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनकी लिपि को बनाए रखने का अधिकार दिया गया। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 29 के अंतर्गत। ठीक है। तो 29(1) के अंतर्गत ये व्यवस्था की। अब देखते हैं आर्टिकल 29(2) में क्या कहा गया। आर्टिकल 29(2) में कहा गया है कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक, धर्म, मूल वंश, जाति व भाषा के आधार पे, व किसके आधार पे? भाषा के आधार पे, व भाषा के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में, कहां पे भैया? किसी शिक्षण संस्थान में, ठीक, किसी शिक्षण संस्थान में। तो देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से, मतलब कि एडमिशन लेने से, प्रवेश से किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक है। किसी को रोका नहीं जाएगा। समझ में आई चीजें? देखिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा। 29(2) बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका धर्म क्या है? आप हिंदू धर्म से है या मुस्लिम धर्म से? आप देखते हो कि बनारस की जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसका नाम है, तो क्या वहाँ पे मुस्लिम नहीं पढ़ाई कर सकते हैं? क्या वहाँ पे ईसाई नहीं पढ़ सकते हैं? क्या बौद्ध या जैन धर्म को मानने वाले वहाँ नहीं पढ़ेंगे? या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप नाम सुनते होंगे, यूपी में स्थित है, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं या बाकी धर्म के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसी को डिनाई करने के लिए अनुच्छेद 29(2) को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें क्या कहा गया है? धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति और भाषा के आधार पे किसी शिक्षण संस्थान में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में किसी भी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। जैसे कोई उत्तर भारतीय बालक है, उसकी भाषा अगर हिंदी है और तमिल में कोई मेडिकल कॉलेज है, तो उसको प्रवेश लेने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसकी भाषा हिंदी है। या यूपी के किसी यूनिवर्सिटी में, वो चाहे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे भी धर्म, भाषा या उसके जाति के आधार पे किसी स्टूडेंट को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 29(2) में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, फिर से रिवीजन करिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 29 में। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 29(1) है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है अनुच्छेद 29(2). अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा अल्पसंख्यक वर्गों को। तो अल्पसंख्यक वर्ग की जो भाषा है, जो लिपि है, या उनकी जो कल्चर है, उनका जो संस्कृति है, उसको हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उसको बनाए रखने का अधिकार उनको दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। फिर अनुच्छेद 29(2) कहता है कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति और भाषा के आधार पे किसी शिक्षण संस्थान में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने से, एडमिशन लेने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। ये बातें कहाँ कही गई हैं? अनुच्छेद 29(2) में कही गई। चीजें क्लियर हैं? आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला देखेंगे अनुच्छेद 30 के बारे में। फ्रेंड्स, आगे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अनुच्छेद 30 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? देखिएगा, अनुच्छेद 30 में आपका जो कहा गया है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, 30 में क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना किसके द्वारा? तो अल्पसंख्यकों के द्वारा। अल्पसंख्यकों के द्वारा क्या बातें कही गई हैं? अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और क्या भैया? प्रशासन करने का अधिकार। ठीक, तो देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है और उसका प्रशासन किया जा सकता है। ये उनका अधिकार होगा। ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 30 में। क्यों? ताकि अल्पसंख्यक वर्गों में अपने लिए इस देश में असुरक्षा की भावना ना हो, वो भी बहुसंख्यक वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत के विकास में अपना योगदान दे पाए। जब तक शांति नहीं होगी तब तक विकास होना असंभव है। ठीक है, तो इस वजह से अनुच्छेद 30 को भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शामिल किया गया। इसमें कहा गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा अल्पसंख्यकों के द्वारा। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्गों को ये दो अधिकार दिए गए। ठीक है, अल्पसंख्यकों को ये दो अधिकार दिए गए कि वो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। ये दो अधिकार कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब इसी आर्टिकल 30 के अंतर्गत दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कौन कौन सी? पहली बात कही गई है आर्टिकल 30(1) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपने रुचि या मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो देखिए इसमें कहा गया है धर्म या भाषा के आधार पर, जैसे नाम रखा गया है ना, तो उनको नाम रखने का अधिकार है। अपने धर्म और भाषा के आधार पर वो अपने कॉलेज का जिसकी स्थापना कर रहे हैं उसका नाम रख सकते हैं। ये व्यवस्था कहाँ की गई है? आर्टिकल 31 में कहा गया है धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के जो नागरिक हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के नागरिक, ठीक है, तो धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपने पसंद या रुचि के शिक्षण संस्थाओं के स्थापना का अधिकार। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं के स्थापना का अधिकार दिया गया है। ठीक, स्थापना का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स,
जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो धर्म या भाषा के आधार पे, ठीक है, धर्म या भाषा के आधार पे अपने पसंद का या रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ये कहा गया है आर्टिकल 30(1) में। इसके अलावा आर्टिकल 30(2) भी है। 30(2) में क्या व्यवस्था की गई है कि जो राज्य है वो धर्म या भाषा के आधार पे, ठीक है, राज्य किसी संस्था को आर्थिक सहायता देते समय इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई जो शिक्षण संस्थान है वो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। इसका मतलब क्या है कि केवल हिंदू वर्ग के लोग ही अपनी स्कूल या कॉलेज की स्थापना नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी स्कूल या कॉलेज का प्रबंधन अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी कर सकते हैं। वो कहता है 30। और आप सबको पता है कि सरकार ऐसे संस्थाओं को क्या करती है, अनुदान। जितने शिक्षण संस्थाएं हैं उनको सरकार अनुदान भी देती है। तो 30(2) में क्या कहा गया है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग किसी शिक्षण संस्थान का प्रबंधन कर रहा है, अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग किसी शिक्षण संस्थान का प्रबंधन कर रहा है, किसी शिक्षण संस्थान का प्रबंधन कर रहा है, ठीक है, प्रबंधन कर रहा है, तो अनुदान देते समय राज्य सरकार उसके साथ कोई भेदभाव इस आधार पर नहीं करेगी कि अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति उस कॉलेज या शिक्षण संस्थान का प्रबंधन कर रहा है। तो फिर से ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 30 में क्या व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 30 में, ठीक है। 30 में 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है, एक अनुच्छेद 30(1) है और एक अनुच्छेद 30(2) है। 30(1) में कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने पसंद या नापसंद के शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। 30(2) में कहा गया है कि राज्य अनुदान देते समय इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि फलाना शिक्षण संस्थान का प्रबंधन कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कर रहा है या कोई बहुसंख्यक वर्ग का। मतलब ये है कि अगर कोई शिक्षण संस्थान बहुसंख्यक वर्ग की है उसको भी सरकार अनुदान देगी, और अगर कोई शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसको भी राज्य सरकार अनुदान देगी। उसके साथ सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसका प्रबंधन कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। तो आर्टिकल 30 भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आर्टिकल 30 भी आपका क्लियर हो गया होगा। चीजें क्लियर हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ लिया, आर्टिकल 29 और 30 हमने पढ़ के समाप्त कर लिया, ठीक है। 29 और 30 के बारे में हमने विधिवत रूप से चर्चा की। इसके बाद आता है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31, ठीक है। तो आर्टिकल 31 में ही आपका 6वां मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसका नाम क्या था भैया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया गया था आपका कहां पे, आर्टिकल 31 में ही आपके संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया था। और ये क्या था, कौन सा मौलिक अधिकार था, 6ठा। कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रारंभ में संविधान में दिए गए थे। पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में, ठीक है। एक बार देख लीजिए, समानता का अधिकार पहला आपने क्या पढ़ा भैया, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार पढ़ा, कहां से कहां तक, 14 से 18 तक में दिया गया था। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, दूसरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भैया, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक, 19 से 22 तक। इसके बाद आपने तीसरा पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। कहां से कहां तक पढ़ा भैया, 23 और 24 में पढ़ा। फिर आपने पढ़ा चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहां पढ़ा भैया, 25 से लेके 28 तक में पढ़ा। फिर आपने 5वां पढ़ा था अभी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के संबंध में जो अधिकार दिया गया है, आपने पढ़ा था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या पढ़ा आपने, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये कहां पे पढ़ा आपने, 29 और 30 में पढ़ा। फिर 6ठा मौलिक अधिकार जो कि शुरुआत के संविधान में प्रारंभ में शामिल किया गया था, और 6ठा मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, ठीक है। कहां पे इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 31 में। तो इसको 44वां संविधान संशोधन किसके द्वारा,
44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक, 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 के अंतर्गत दिया गया है, इसके अलावा 19(1)(चा) में भी इसको शामिल किया गया था। ठीक है, जब आप वहां पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार और उसमें पढ़ते हैं वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा वर्तमान में है। पहले 7 प्रकार की थी। 19(1)(चा) में वहां भी जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसको भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। और कहां शामिल किया गया, अनुच्छेद 300 का में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो अब ये एक विधिक और कानूनी अधिकार है। पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार था कि राज्य आपको आपके संपत्ति से हटा नहीं सकती थी। ठीक है, लेकिन अब राज्य अगर चाहे उस संपत्ति का यूज करना तो वो संपत्ति आपसे छीन सकती है और उसके एवज में कुछ आपको मुआवजा दे देगी। तो वो आपका कानूनी अधिकार अब बन गया अनुच्छेद 300 का, मतलब राज्य चाहे तो आपकी संपत्ति को एक्वायर कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है, बशर्ते उसके बदले में वो आपको कुछ ना कुछ मुआवजा प्रदान करेगी। ये व्यवस्था कहाँ की गई है, अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, तो छठा अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, अब इसको हटा दिया गया है। और 7वां अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम आर्टिकल 32 के रूप में जानते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के बारे में हम जो अगली क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आपने देख लिया, जिसमें छठा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। तो सब मिला के 5वां मौलिक अधिकार आज आपने कंप्लीट किया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, जिसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। अभी तक जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स, पॉलिटी की क्लास के बाद ही जब ये पूरी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी, जियोग्राफी की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए ताकि हमारे इस प्रोग्राम का वो सभी लोग फायदा उठा पाएं। धन्यवाद, जय हिंद।